स्वागत है आपका अपने सी टेट टी एग्जाम की बात करेंगे। सी टेट ईवीएस प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहेगा, जिसमें हम टॉप 30 प्रश्न करने वाले हैं। टॉप 30 प्रश्न में समस्त सिलेबस के निचोड़ रहेगा, जो आपके एग्जाम के जैसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझना है और सभी को टॉप 30 में सभी को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है कि टॉप 30 में से आप लोगों का जो है कितना स्कोर प्राप्त हो रहा है। तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, टीटी एग्जाम को फतेह करना। तो किस राज्य की सरकार ने देसी गाय खरीदने पर अनुदान देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान? सभी लोग बताइए, कौन से राज्य की सरकार है जो देसी गाय खरीदने पर अनुदान देने की घोषणा की है? और वह राज्य और कोई नहीं, आपका उत्तर प्रदेश है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित एक सम्मेलन कौन सा है? और ओजोन लेयर है, उससे संबंधित प्रश्न आता ही है, सभी लोग जानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल, बासेल सम्मेलन या स्टॉकहोम सम्मेलन? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि ओजोन परत के संरक्षण से जो संबंधित हमारा सम्मेलन हो जाता है वह कौन सा कहलाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। ओजोन परत समताप मंडल में लगभग 15 कितने समताप मंडल में लगभग आपके 15 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच ये परत पाई जाती है। जो सूर्य से आने वाली जो यूवी किरणें होती हैं, जैसे पराबैंगनी किरणें हम बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट, उन किरणों को ये रोकती है। ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहलाता है। ओजोन लेयर सभी लोग जानते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा ओजोन क्षरण का कारण है? ओजोन जो लेयर है उसका क्षरण का कारण क्या है, जो कमी होता जा रहा है, ह्रास होने का कारण क्या है? क्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन या मीथेन? कई बार पूछा गया, रिपीट होता है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, यानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। जब विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित क्लोरीन गैस ऊपर उठती है तो ओजोन उससे प्रतिक्रिया कर क्लोरीन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पे क्लोरीन इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा क्षरण का कारण क्या है? ओजोन का क्लोरीन गैस। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न ऊर्जा संसाधनों में किसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, जल विद्युत या जीवाश्म ईंधन की बात कर रहा हूँ। सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। निम्न ऊर्जा संसाधनों में किसका अविवेकपूर्ण उपयोग पर्यावरण के प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है? और वह होता है जीवाश्म ईंधन। क्यों होता है? जीवाश्म ईंधन में आपका कोयला हो गया, खनिज हो गए, तेल हो गया, ठीक है, ये प्राकृतिक गैस, ये अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। तो उत्तरदायी है जीवाश्म ईंधन। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत कहलाता है? क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन या लोहा? सभी लोग बताइएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। समुद्री शैवाल कई बार पूछा गया है और एग्जाम में प्रश्न भी आता है, तो सभी लोगों को समझना है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत कहलाता है। तो मेरे प्यारे में शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते हैं समुद्री शैवाल का मतलब ही होता है आयोडीन। इनकी, क्योंकि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है अक्सर पूछा जाता है, तो आयोडीन की कमी से घोंघा रोग होता है। घेंघा, घेंघा है कि घोंघा है? सभी लोग बताइएगा, घेंघा रोग है या कि घोंघा बोलते हैं? तो घेंघा बोला जाता है, ठीक है, घेंघा रोग। इससे थायराइड ग्रंथि में क्या होता है? घेंघा रोग से सूजन आ जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एजेंडा 21 से संबंधित है? एजेंडा 21 के बारे में भी जानेंगे, अक्सर कई बार रिपीट होता है आपके टीटी एग्जाम में। तो मॉन्ट्रियल संधि, रियो सम्मेलन, क्योटो संधि या +5 सम्मेलन? तो आप जानते हैं जब भी एजेंडा 21 का जिक्र होता है एक ही नाम आता है और वह नाम होता है रियो सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और सतत विकास पर पहली पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, जी हाँ साथियों, 1992 में रियो डी जेनेरो
ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। इन कार्यक्रमों को ही एजेंडा 21 नाम दिया गया है। तो यहाँ पे रियो सम्मेलन और सन क्या है 1992, रियो डी जेनेरो। ये चीज़ आपके माइंड के मेरी में सेव होना चाहिए। सर्वाधिक CO2 उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? चीन, भारत, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? जी हाँ, सर्वाधिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? ये भी कई बार आपने जिक्र हुआ है हमारा, कई बार प्रश्न पे हमारे प्रश्न पे इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो सर्वाधिक CO2 उत्सर्जित करने वाला देश चीन, चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पे आता है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अभयारण्य के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में तो एक प्रश्न आना ही है, कन्फर्म है। तो अच्छे तरीके से सभी नेशनल पार्क, सभी अभयारण्य को आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? चंद्रप्रभा, दुधवा, मानस, पार्वती आरम। तो इतना तो आप सभी लोग जानते हैं, जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है? तो माँ से मानस और आ से असम। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है? असम राज्य में पाया जाता है। बाकी चंद्रप्रभा, दुधवा और पार्वती आरंग ये तीनों उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करता हूँ, जो सेकंड नंबर में दिया गया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में पाया जाता है, ठीक है। और पार्वती आरंग की अगर मैं बात करता हूँ, ये गोंडा में पाया जाता है। और चंद्रप्रभा चंदौली में पाया जाता है, ठीक है। तो मानस यानी असम राज्य, ये याद रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, गिर राष्ट्रीय, दुधवा, राजाजी। ये चार एक ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ 4 राष्ट्रीय उद्यानों में से 1 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाता है। तो भारत का सबसे पहला उद्यान की बात करूंगा तो वह है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। इसका जो शुरुआत हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान की, कब हुआ था? 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। इसके बाद बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे है? मुंबई, पटना, जयपुर, देहरादून। कोई भी एक संस्थान जरूर, ईवीएस के जितने भी संस्थान है आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान, तो वन्यजीव का जब भी जिक्र होता है तो एक ही नाम आता है और वह देहरादून आता है। जी हाँ, भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में हुई थी और ये कहाँ पर है? देहरादून पर स्थित है। इसके बाद बढ़ते हैं कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी तल पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमें घेरती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि पर्यावरण की जो परिभाषा होती है वह क्या होती है? पर्यावरण की परिभाषा होती कि अनेक तत्वों से मिलकर बना जो व्यवस्थित समूह होता है। इसमें बायोटिक एबायोटिक दोनों होते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सजीव निर्जीव दोनों हैं, दोनों आपके इन्वायरमेंट पर आते हैं। इनमें कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? खाद्य जाल से प्रश्न आना ही आना कन्फर्म है, सभी लोग जानते हैं। खाद्य जाल को पूरा पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। कुछ ऐसे फिक्स टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। द्वितीय श्रेणी का देखिए, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता वह कहलाता है जो पेड़ पौधे की पत्तियां खाता है, चारा खाता है, ठीक है। और द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है जो इनको प्रथम भोक्ता को खाने वाला होता है। और प्रथम भोक्ता को खाने वाला कौन है? सांप। सांप मूस को खाता है। हाथी, बकरी, जो आप ऑप्शन हाथी, बकरी, ये प्रथम के हो जाते हैं। शेर सर्वाहारी में आ जाता है, लेकिन सांप द्वितीय में आता है, शेर तृतीय में आ जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें खाता है। भूकंप मापा जाता है। भूकंप मापने की यूनिट क्या होती है? भूकंप सभी लोग जानते हैं, रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। रिएक्टर पैमानों को सिस्मोग्राफ यंत्र उसमें लगा होता है, जिसके द्वारा हम भूकंप को माप पाते हैं। एक पैमाना स्केल होता है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं। जी, पेड़ पौधे प्रदूषण क्यों घटाते हैं? क्योंकि क्या अवशोषित कर लेते हैं,
सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन क्या अवशोषित करते हैं? सभी लोग बताइएगा। पेड़ पौधे प्रदूषण इसलिए घटाते हैं क्योंकि वे क्या अवशोषित कर लेते हैं? क्योंकि वह सभी पेड़ पौधे जो होते हैं CO2 को अवशोषित करते हैं और O2 को क्या करते हैं? देते हैं। CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और O2 को छोड़ते हैं, जो सभी के लिए प्राणवायु की कहलाती है। ऑक्सीजन क्या है? सभी जीवों की प्राणवायु। वो कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। इनमें से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, बया, शकरखोरा, कलचरी। एक पक्षियों से घोंसले से एक प्रश्न तो आना ही कन्फर्म है। तो ऐसा पक्षी जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाए। 5-6 प्रकार के घोंसले होते, पक्षी होते, जो एक प्रश्न तो पूछ लिया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं, अगर कैक्टस का जिक्र हुआ है तो फाख्ता पक्षी का नाम आएगा ही आएगा। ठीक है। फाख्ता पक्षी सामान्यतः कबूतर के नाम से भी जाना जाता है। यह पक्षी कैक्टस पौधों के बीच अपना घोंसला बनाता है और यह कोलम्बिडी कुल का है। अगर आता है किस कुल का पक्षी है तो ये भी याद रखना है, कोलम्बिडी। ठीक है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन से राज्य जो है जम्मू कश्मीर के पड़ोसी हैं? एक प्रश्न आए, कोई भी स्टेट का पड़ोसी राज्य पूछा जाएगा आपसे, याद रखिएगा। ये वो टॉपिक है जहाँ पूरा आएगा ही आएगा, इसी टॉपिक से पूछा जाएगा। मैं नहीं कहता कि जम्मू कश्मीर ही आए, उत्तराखंड का पूछिए, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी का भी पूछा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य अगर पूछा जाएगा तो आपसे बनना चाहिए हिमाचल और पंजाब। ठीक है ना? तो थर्ड ऑप्शन जो दिया गया बस सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रामा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रामा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है और इस पुस्तक के लेखक और कोई नहीं, वंदना शिवा है। ये मशहूर पर्यावरणिक वंदना शिवा है। इस पुस्तक का प्रकाशन 2000 में किया गया था। सेकंड ऑप्शन इसलिए यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा बायोडीजल पौधा है? गुग्गल, रतनजोत, रोशा घास या जावा घास? बायोडीजल पौधा सभी लोग बताइएगा। देखिए, जेट्रोफा का नाम आपने सुना होगा, इसे बायोडीजल कहते हैं। जेट्रोफा के बाद एक और बोलते हैं, इसका नाम है जेगोफा। जगोफा या जेट्रोफा, दो चीज़ें पूछी जाती। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को समझना है। और इसका बीज तेल युक्त होता है, लगभग 30 से लेकर 40% तक बीज इसका तेल युक्त होता है, तेली होता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक वन पारिस्थितिक तंत्र कौन सा कहलाएगा? जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक वन पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा कहला जाता है? तो वह कहला जाता है उष्णार्ध वन। उष्णार्ध कदवी वर्षा वन होता है। यह लगभग दोस्तों, जी हाँ, 2200 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। यहाँ पे सबसे बड़ा वन उत्पादक माना जाता है 2200 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष। बढ़ते हैं, अधोलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजीव तत्व पूछा गया है? देखिए, अजीव और जीव दो तत्व होते हैं। अजीव, देखिए, जीव तत्व लाइकेन होगा, दीमक, शैवाल, ये तीनों कौन से हो गए? ये जीवी तत्व हो जाएंगे, जीव तत्व या जीवी तत्व कहलाएंगे। लेकिन शैली जो नमक होता है, नमक आपका अजीव तत्व में आ जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन कैसा हो जाएगा? किसका है? सुकरात का, कुरमक्रो का, अरस्तू का, डार्विन का? एक स्टेटमेंट पूछा जाएगा, किसी की भी परिभाषा पूछी जा सकती है, स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। 15-20 के लगभग स्टेटमेंट है जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं, पूछे जाते हैं। तो अरस्तू के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, किसके अकॉर्डिंग? अरस्तू के अकॉर्डिंग। तो जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिलहन से संबंधित क्रांति है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, उपरोक्त सभी? तिलहन, देखिए, क्रांति से प्रश्न आता ही आता है, एक नंबर बिल्कुल आपके एग्जाम में रखा हुआ है। हरित क्रांति होता है खाद्यान्न से संबंधित, अगर प्रश्न आए तो आपसे बनना चाहिए। श्वेत क्रांति होता है दुग्ध उत्पादन से, ये आपसे बनना चाहिए। पीली क्रांति होता है तिलहन उत्पादन से, तो यही तो पूछा जा रहा है, तिलहन किससे होगा? तो पीली क्रांति से हो जाएगा। तो एक आपका इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है।
सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ग्रहों से एक प्रश्न पूछा जाएगा, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें भी कई वैरायटी हैं, तो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपसे बनना चाहिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए, बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति कहलाता है, और छोटा कहलाता है, छोटे में पूछा जाए तो छोटा सबसे बुध कहलाता है। और आप ये भी जानते होंगे कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो गर्म कौन सा होगा? सभी लोग बताइए। सौर में सबसे गर्म शुक्र को माना गया है। हालांकि बुध सबसे पास है, लेकिन शुक्र को माना गया है। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान देना, किसी भी प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे बनना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। गाजर का उदाहरण बताइए। तो आपके एक फल, फूल, तना, जड़ों से प्रश्न एक कोई पूछा जाएगा, फल सब्जी देकर। तो गाजर जो उदाहरण है, तो गाजर क्या कंद तना है, शंख रूपी जड़ है, कुंभ रूपी जड़ है, या सभी हो जाएगा? तो गाजर जो है तो सभी तो हो नहीं सकता, कोई एक ही होगा। और एक भाई कौन सा हो जाएगा? देखिए, कंद तना अगर आता है तो कंद तना में हमें क्या लिखना है? कंद तना में हमें आलू लिख देना है। अगर शंख रूपी जड़ पूछा जाता है तो शंख रूपी जड़ चुकंदर की होती है, चुकंदर और सलजम। और कुंभी रूप अगर पूछा जाता है तो कुंभी रूप होती है गाजर की। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको नॉलेज हो गया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर इसकी तंत्र का उदाहरण पूछा जा रहा है, वायु, जल, तालाब, मृदा। पर इसकी तंत्र जहाँ दोनों प्रकार से इन्वायरमेंट, जीव अजीव दोनों रहते हो, जय वजय दोनों उपस्थित होते हैं, और तालाब एक ऐसा उदाहरण है जिसमें दोनों रहते हैं, निर्जीव जीव दोनों प्रकार से रहते हैं, इसलिए तालाब इज द बेस्ट ऑप्शन। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, प्रकाश मंडल। ये 4 ऐसे हैं जहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, किसी भी टॉपिक से, किसी भी मंडल से एक प्रश्न आएगा, ये कन्फर्म है। तो अधिकतर जो पेड़ पौधे अगर पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं, क्योंकि स्थल मंडल में पेड़ पौधे के लिए अनुकूलन जलवायु और आवश्यकता जैसे मिट्टी, जल की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, इसलिए स्थल मंडल में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कौन जीवी कारक नहीं है? पेड़ पौधे जीवी हैं, जंतु हो जाएगा, सूक्ष्म, ये तीनों क्या है? जीवी कारक है। चट्टान आपका किस में आ जाएगा? चट्टान आपका अजीवी कारक में आ जाएगी, अजीव कहलाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातु अधातु से एक प्रश्न पूछा ही जाएगा, ये आप सभी लोग जानते समझते हैं। तो धातुमय जो प्रस्तर कहलाता है वह मेटालाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटालाइट। मेटालाइट एक उपधातु है जिसमें धातु अधातु का मिश्रण होता है, और इसकी जो प्राप्ति किससे होती? खनन से होती। तो ये रहे दोस्तों आज के टॉप 30 प्रश्न ईवीएस के। तो ईवीएस के डेली प्रैक्टिस सेट हो रही है। तो इसमें से आप लोगों को क्या फीडबैक है, सभी को कमेंट करना है। बेहतर तैयारी के लिए तैयारी में लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। सभी दोस्तों को नमस्कार, मिलता हूँ आपके अगले क्लास पे, अगले प्रैक्टिस सेट पे। सभी तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।